मेरे हाथ में एक किताब है मैक्सिम गोर्की का मेरा बचपन। 2006 में जब मैं 15 साल का था और 12वीं कर रहा था, एक छोटे से गांव से हमें इस गांव से दूसरे गांव जाना होता था 5 किलोमीटर दूर। हर दिन हम पैदल चलकर जाते थे और आते थे। इस किताब का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये किताब मुझे नहीं मिलती तो मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कभी भी आ नहीं पाता। इससे मुझे बहुत असीम प्रेरणा मिली, इसलिए आज भी मेरे हृदय में इस पुस्तक का सम्माननीय स्थान है। इन्होंने इनकी आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 3 भागों में है। मेरा बचपन, मेरे विश्वविद्यालय और जीवन की राहों पर। तो ये पहला भाग है। मैं सोच रहा हूँ कि पढ़कर सुनाया जाए सबको। तो शुरू करते हैं पहले इस किताब से। महान रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की ने जीवन पथ पर पहले कदम कैसे बढ़ाए, इस पुस्तक में इसी बात का वर्णन किया गया है। इसका बाल नायक अलेक्सेई पेशकोव अपने इर्द गिर्द की अंधकारपूर्ण और निर्मम दुनिया को बहुत ध्यान से देखता आंकता है। यह दुनिया है क्रांति पूर्व के रूस की, जो जीवन में पैदा होने वाली हर भली और निर्मल चीज को तबाह तथा कलंकित करने की कोशिश करती है। किंतु कड़ी आजमाइशें भी नेक लोगों, ज्ञान, भलाई और न्याय की ओर लपकने वाले अलेक्सेई पेशकोव का मनोबल नहीं तोड़ पाती। महान लेखक की यह पुस्तक मानव की शक्ति, उसकी आत्मा की सुंदरता और गरिमा से ओतप्रोत है। पिताजी कुछ अंधेरे छोटे से कमरे के फर्श पर खिड़की के नीचे लेटे हुए थे, सफेद वस्त्र पहने और बहुत ही लंबे से प्रतीत होते हुए, तथा उनके नंगे पैरों की उंगलियां बड़े अटपटे ढंग से फैली हुई थीं। दोनों प्यारे हाथ छाती पर बंधे हुए थे, निश्चल थे। उनकी भी उंगलियां विकृत थीं, सदा हंसती आंखों पर तांबे के सिक्के रखे हुए थे। दयालु मुखड़ा विवर्ण था और दांत दिखाई दे रहे थे, जिनसे मुझे डर लग रहा था। लाल घाघरा पहने अधनंगी माँ उनकी बगल में घुटनों के बल बैठी हुई काली कंघी से उनके लंबे मुलायम केशों को संवार रही थी। यह वही कंघी थी जिससे मैं तरबूज के छिलके काटा करता था। उसका गला बैठ गया था। माँ भारी और खरखरी आवाज में लगातार कुछ कहती जा रही थी। उसकी भूरी आंखें सूजी हुई थीं और आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिराती हुई मानो पिघली जा रही थी। मेरी नानी मेरा हाथ पकड़े हुए थी। वह गोल मटोल औरत थी, चौड़ा मस्तक, बड़ी बड़ी आंखें, हास्यप्रद पिलपिली नाक वाली। वह सिर से पैर तक काली पोशाक पहने कोमल और अत्यधिक आकर्षक दिखाई दे रही थी। वह भी रो रही थी, किंतु विचित्र ढंग से, और माँ के साथ खूब सुर मिलाती हुई। उसका पूरा शरीर रह रहकर सिसकियों से कांप उठता था। वह मुझे बार बार पिताजी की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, पर मैं उससे चिपका रहता, पीछे छिप जाता। मुझे डर लग रहा था, घबराहट सी हो रही थी। बड़े लोगों को मैंने आज तक रोते नहीं देखा था, और नानी द्वारा बार बार कहे जाने वाले शब्द भी मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। वह कह रही थी, तेरे पिताजी चल बसे बेटे, जा नजर भर कर देख ले, अब तू उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। तेरे पिता मर गए, मेरे लाल, अकाल, असमय। हाल ही में मैं सख्त बीमारी से उठा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिताजी मेरे साथ खेलते हंसते थे, लेकिन अचानक वह गायब हो गए और उनकी जगह ये विचित्र औरत आ गई, जो मेरी नानी थी। नानी आई तो मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ से चलकर आई हो? ऊपर से, नीजनी से आई हूँ। वोल्गा नदी के तट पर स्थित शहर निजनी नोवगोरोद को कभी आसपास के लोग निजनी कहकर पुकारते थे। अब उसका नाम गोर्की है। लेकिन चलकर नहीं, सवारी से। पानी में पैदल नहीं चला जाता बौने। नानी की बात मुझे बेतुकी मालूम हुई और मेरी समझ में भी नहीं आई। ऊपर तो घर में कुछ रंगी दाढ़ी वाले पारसी कहा करते थे, और मकान के निचले भाग में पीली चमड़ी वाला एक बूढ़ा कलमीक रहता था, जो भेड़ की खालों का व्यापार करता था। ऊपर वाले जीने से रेलिंग पर फिसलते हुए उतरा जा सकता था। नीचे आने पर कलाबाजियां खाई जा सकती थीं। मैं अच्छी तरह यह जानता था, लेकिन ऊपर पानी कहाँ था? नानी की सारी बात अटपटी और उलझी उलझाई थी। मुझको तुम बौना क्यों कहती हो? क्योंकि तू बित्ते भर का है, उसने हंसकर जवाब दिया। नानी बहुत मधुर, दिलचस्प और लयबद्ध ढंग से बोलती थी। पहले ही दिन मैं उससे हिल मिल गया। मैं बेचैन हो रहा था कि किसी तरह हम दोनों उस कमरे से बाहर निकल चलें।
माँ को देखकर मैं बहुत परेशान हो रहा था। उसके आंसुओं और चीखने चिल्लाने से मेरे हृदय में एक नई और भयानक आशंका की आंधी सी उठ रही थी। इस रूप में मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसकी मुद्रा हमेशा ही बहुत गंभीर रहती थी। वह इने गिने शब्द बोलती थी, साफ सुथरी, संवरी निखरी रहती थी, घोड़े की तरह विशाल काय तथा मजबूत काठी वाली थी और उसके हाथ आश्चर्यजनक रूप से कड़े थे। लेकिन आज उसका यह क्या हाल था? चेहरा सूजा हुआ, बाल खुले और अस्त व्यस्त, कपड़े फटे हुए, उसके सुनहरे केश जो सदा बड़े जूड़े के रूप में बंधे रहते थे, नंगे कंधे और आंखों पर बिखरे हुए थे। एक लट पिताजी के सुप्त मुखमंडल पर लौट रही थी। इतनी देर से मैं कमरे में खड़ा था, पर एक बार भी उसने मेरी ओर नहीं देखा था। वह पिताजी के बालों में लगातार कंघी कर रही थी और आंसुओं की झड़ी लगाते हुए फूट फूट कर रो रही थी। कुछ मामूली देहातियों और पुलिस के एक सिपाही ने झांक कर अंदर देखा। पुलिस के सिपाही ने चिल्लाकर कहा, अब जल्दी से कफन दफन की तैयारी करो। खिड़की पर काले रंग का एक दुसाला लटक रहा था। हवा से वह नाव के पाल की तरह फड़फड़ा उठता था। एक बार पिताजी मुझे पाल वाली नाव में घुमाने ले गए थे। अचानक बड़े जोर से बिजली कड़क उठी थी। पिताजी ने हंसकर मुझे अपनी जांघों के साथ चिपका लिया और कहा था, कुछ नहीं, डरो मत बेटे। यकायक माँ लड़खड़ाती हुई उठी और दूसरे ही क्षण फर्श पर चित गिर पड़ी। उसकी केश राशि फर्श पर बिखर गई। उसका सफ़ेद चेहरा नीला हो गया और दांत पिताजी के दांतों की तरह नजर आने लगे। कमरा बंद करो और अलेक्सेई को बाहर ले जाओ, उसने भयानक स्वर में कहा। नानी मुझे ढकेल कर दरवाजे की ओर दौड़ी और ऊंची आवाज में वहां खड़े लोगों से बोली, घबराने की बात नहीं है, ईसा के लिए बाहर चले जाओ। यह हैजा नहीं है, उसे प्रसव वेदना हो रही है, रहम करो। मैं अंधेरे कोने में एक बड़े संदूक के पीछे छिप गया, जहां से माँ दिखाई पड़ रही थी। वह फर्श पर छटपटा रही थी, कभी दांत पीसती थी, कभी जोर से कराह उठती थी। नानी कभी इधर तो कभी उधर बैठती। उसके स्वर में दुलार और खुशी थी। हिम्मत से काम ले बरवारा, हिम्मत से, भगवान के लिए इस पीड़ा को बर्दाश्त कर। ओ मरियम, तू ही पार लगा। मैं बहुत डर गया। पिताजी के पास ही माँ प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और नानी इधर उधर दौड़ धूप कर रही थी। वे दोनों कभी कभी उनके बदन से टकरा भी जाती थीं, कराहती और चिल्लाती थीं, पर वह निश्चल पड़े थे, मानो उन पर हंस रहे हों। बड़ी देर तक यही सब कुछ चलता रहा। कई बार माँ जोर लगाकर उठी, पर फौरन गिर पड़ी। नानी बड़ी सी काली मुलायम गेंद की तरह लुढ़क कर कमरे से बाहर गई। कुछ देर बाद एकाएक अंधेरे को चीरकर बच्चा चिल्ला उठा, धन्य भगवान। नानी ने लंबी सांस छोड़कर कहा, बेटा है, और मोमबत्ती जलाई। आगे की बात याद नहीं है, शायद मुझे कोने में ही नींद आ गई होगी। मेरी स्मृति में इसके बाद का दृश्य कब्रिस्तान से संबंधित है। पानी बरस रहा था और हम लोग कब्रगाह के एक सूने कोने में खड़े थे। मैं फिसलनी मिट्टी के एक छोटे से टीले पर खड़ा हुआ उस गड्ढे में झांक रहा था, जहां ताबूत में बंद मेरे पिताजी की लाश उतारी जा रही थी। गड्ढे के तल में पानी भरा हुआ था, जिसमें बहुत से मेढक छप छप कर रहे थे। मैं एकटक उन्हें ही देख रहा था। 2 मेढक कूदकर काठ के पीले ताबूत पर चढ़ गए। कब्र के पास कुल 5-6 आदमी थे। पुलिस का सिपाही जिसके भीगे लबादे से पानी टपक रहा था, 2 देहाती जिनके हाथों में फावड़े थे और जो न जाने क्यों नाक भौं चढ़ाए हुए थे। इसके अलावा मेरी नानी और मैं। वर्षा की हल्की फुहार से सभी भीग रहे थे। मिट्टी डाल दो, कहते हुए सिपाही वहां से हट गया। अपने दुसाले के दोनों कोरों से आंखें दबाकर नानी रोने लगी। दोनों देहातियों ने झुककर गड्ढे में मिट्टी डालनी शुरू की। मिट्टी गिरने से पानी में छपाक शब्द हो रहा था। मेढक ताबूत से कूदकर गड्ढे की दीवारों पर चढ़ने लगे, लेकिन मिट्टी के ढेलों ने उन्हें नीचे ढकेल दिया। अलेक्सेई, हट जा यहाँ से, मेरी नानी ने कहा और मेरे कंधे पकड़कर खींच ले चली, लेकिन मैंने कंधे छुड़ा लिए। मैं जाना नहीं चाहता था। ओ भगवान, उसने आह भरते हुए कहा। मालूम नहीं उसने इस शिकायती लहजे में मुझे संबोधित किया था या भगवान को। देर तक वह सिर झुकाए निश्चल खड़ी रही। कब्र बिल्कुल भर गई, फिर भी वह खड़ी ही रही। दोनों देहातियों ने फावड़ों से जमीन को समतल कर दिया। जोर से हवा बहने लगी और बादल छट गए। नानी मेरा हाथ पकड़कर दूर के गिरजाघर में ले गई, जिसके चारों ओर कब्रों का जाल बिछा हुआ था और हर कब्र पर लकड़ी की सलीब लगी हुई थी। कब्रिस्तान से बाहर आने पर नानी ने पूछा, तू क्यों नहीं रोता? तुझे भी रोना चाहिए। मुझे रुलाई नहीं आती, मैंने जवाब दिया। नहीं आती तो रोने की जरूरत नहीं।
उसने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए यह सब कुछ बहुत अजीब था। मैं शायद ही कभी रोता था, और वह भी तब जब हृदय को ठेस लगती थी। देह की चोट से मुझे कभी रोना नहीं आता था। पिताजी मुझे रोते देखकर हमेशा हंसने लगते थे, पर माँ जोर से डांटती थी, खबरदार रोया तो। वहां से हम लोग घोड़ा गाड़ी में सवार होकर चले। सड़क चौड़ी और कीचड़ से भरी हुई थी। दोनों तरफ गहरे लाल घरों की कतार थी। मैंने नानी से पूछा, मेढक क्या आप बाहर नहीं निकलेंगे? नानी ने जवाब दिया, नहीं, भगवान भला करे उनका। पिताजी या माँ इस तरह बार बार और इतने अपनेपन के साथ कभी भगवान का नाम नहीं लिया करते थे। इसके कुछ दिनों बाद माँ, नानी और मैं स्टीमर के एक छोटे से केबिन में बैठे कहीं चले जा रहे थे। मेरा नवजात भाई मक्सिम मर गया था। केबिन के एक कोने में मेज पर सफ़ेद कपड़े में लिपटी और लाल फीते से बंधी उसकी लाश रखी थी। हमारा सामान एक ओर रखा था। मैं बक्सों और गठरियों के एक ढेर पर बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था। गोल खिड़की बाहर की ओर यूं उभरी हुई थी जैसे घोड़े की आंख। खिड़की के गीले शीशे के उस पार मटमैला फेनिल बह रहा था। कभी कभी पानी उछलकर शीशे तक आ जाता, तब मैं घबराकर नीचे कूद पड़ता। डरो नहीं, नानी ने कहा, और अपनी मुलायम गर्म गोद में लेकर मुझे फिर गठरियों के ऊपर बैठा दिया। नदी के ऊपर हल्के मटियाले रंग का नम कुहासा छाया हुआ था। कुहासे को चीरकर कभी कभी कहीं दूरी पर काली जमीन का टुकड़ा दिखाई देता और दूसरे ही क्षण कुहासे तथा पानी में आंखों से ओझल हो जाता। तमाम चीजें हिल रही थीं। मेरे केवल माँ दीवार के सहारे निश्चल निश्चेष्ट खड़ी थी, आंखें बंद, दोनों हाथ सर के पीछे टिके हुए और भाव शून्य, कठोर चेहरे पर दुख की काली रेखाएं। वह मौन थी, मानो कोई और ही प्राणी हो। उसका फ्रॉक भी मेरे लिए अनजाना सा था। बीच बीच में नानी दुलार कर कहती थी, कुछ खा ले बरवारा, एक और तो मुंह में डाल ले। पर माँ मौन और निश्चल थी, जैसे पत्थर की मूरत। नानी मुझसे फुसफुसा कर बातें कर रही थी। माँ से वह थोड़ा ऊंचे स्वर में बोल रही थी, लेकिन बहुत ही सावधानी से, कम और सहमते हुए। मुझे ऐसा लग रहा था कि नानी माँ से डरती है। मैं भी तो माँ से डरता था, अतः नानी के साथ अपनापन और गाढ़ा हो गया। सरा तो आ गया, मल्लाह कहाँ है? माँ सहसा जोर से और झल्ला कर बोल उठी। ये सब भी मुझे नए और अजनबी मालूम हुए। सरा तो, मल्लाह। नीली पोशाक पहने, पके बालों और चौड़ी छाती वाला एक आदमी छोटा सा बक्स लेकर केबिन में आया। नानी ने उसके हाथ से बक्स ले लिया और मेरे भाई की लाश उसमें टिका दी। बक्स बंद करने के बाद उसे दोनों हाथों पर रखे वह दरवाजे की ओर गई, लेकिन मोटापे के कारण उसके लिए तिरछा हुए बिना दरवाजा पार करना असंभव था। किंकर विमूढ़ होकर वह ठिठक गई। उसकी विवशता पर हंसी आ रही थी। ओह माँ, कहकर माँ ने झट ताबूत उसके हाथ से ले लिया और दोनों बाहर हो गईं। केबिन में मैं और नीली पोशाक वाला आदमी रह गए। मेरी ओर झुककर उसने कहा, तो तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ गया? तुम कौन हो? मैं मल्लाह हूँ। और सरातो कौन है? सरातो शहर का नाम है। खिड़की से बाहर देखो, वही है सरातो। खिड़की से बाहर जमीन तेजी से भाग रही थी, काली और ढालू, तथा जिसके ऊपर कुहासे का धुआं सा उठ रहा था, जिसे देखकर मुझे डबल रोटी का ताजा कटा टुकड़ा याद आ रहा था। नानी कहाँ गई? अपने नाती को दफनाने। उसे भी जमीन में गाड़ा जाएगा? और क्या। मैंने मल्लाह को बताया कि पिताजी को दफनाते वक्त कैसे जिंदा मेढकों को भी गाड़ दिया गया था। उसने मुझे गोद में उठाकर छाती से लगाया और चूमा। अभी ये सब बातें तुम नहीं समझते बेटे। मेढकों पर रहम करने की जरूरत नहीं है। दरअसल भाग्य तो तुम्हारी माँ के फूट गए। देखते नहीं हो शोक से उसका कैसा हाल हो गया है। यकायक ऊपर बड़े जोरों का हल्ला गुल्ला हुआ। मैं जानता था स्टीमर में ऐसा होता है, इसलिए डरा नहीं। मल्लाह ने जल्दी से मुझे गोद से उतार दिया और मुझे भागना चाहिए कहकर तेजी से बाहर चला गया। मेरा भी बाहर भागने को मन हुआ और केबिन से निकल आया। तंग अंधेरे रास्ते में कोई नहीं था। दरवाजे से थोड़ी ही दूर पर सीढ़ियों की पीतल की किनारी चमक रही थी। ऊपर बहुत से लोग बक्स और बिस्तर लिए खड़े थे। स्पष्ट था लोग स्टीमर से उतर रहे हैं और मुझे भी उतरना चाहिए।